हेलो। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। 2 दिन हम लोगों ने गैप किया था, उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर 2027 के लिए क्लास 12 चैप्टर 1 बायोलॉजी के पढ़ने वाले हैं पूरा निचोड़। इसमें है फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन। इसका आज पार्ट 1 होने वाला है, जो कि फाउंडेशन बेस का सफलता 2.0 में चल रहा है। एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्लास 12 बायोलॉजी है चैप्टर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। चलिए जीव विज्ञान का बुनियादी परिचय के बारे में चले पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान के परिचय के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले परिभाषा दिया गया है। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा दिया गया है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी जीवों के विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। सभी सजीव यानी कि जिसमें जान होगी, जिसमें जीवन होगा, उसके विस्तृत अध्ययन के बारे में जानते हैं जीव विज्ञान में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, या फिर 9th-10th से ही आप लोग पढ़ते होंगे जिसमें जान होगी, या फिर जिसमें जान होगी सजीवों के विस्तृत अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी सजीवों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए, अब ये समझिए कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जीव विज्ञान जो कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो बायोलॉजी की उत्पत्ति आपका दो शब्द से हुआ था, जिसका 2 ग्रीक भाषा से हुआ था, जिसमें से बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ये आपका होगा बायोस और लोगोस, यानी कि जीवन का अध्ययन ही आपका बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी का फुल मीनिंग का मतलब हुआ कि जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। चलिए, तो अगला है जीव विज्ञान के जनक कौन से हैं। जीव विज्ञान के जनक, तो जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तु जी हैं, जिसको अरिस्टोटल भी कहते हैं, यानी कि महान दार्शनिक अरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। महान दार्शनिक अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। समझ गए? उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में बात करते हैं। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा कौन कौन सी है। एक जूलॉजी है, एक बॉटनी है। जूलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी में क्या होता है, वनस्पतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, वनस्पतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सजीवी जंतुओं का अध्ययन करते हैं इसमें जूलॉजी में। बॉटनी में क्या करते हैं, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जिसमें वनस्पतिक विज्ञान के जनक कौन से, थियोफ्रास्टस है। और इसके जो पिता हैं वो अरस्तु ही है। इसके जो वनस्पतिक विज्ञान बॉटनी के पिता हैं वो थियोफ्रास्टस है। इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और इसको भी, जंतु विज्ञान के जनक कौन है और वनस्पतिक विज्ञान के जनक कौन है। आगे देखिए। चलिए, अब यहाँ से अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हुआ। जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पैन। जीवन अवधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दिया गया है। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को उस जीव की जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। प्राकृतिक मृत्यु यानी कि यहाँ पर समझिए, मेन पॉइंट यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कोई भी जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि प्राकृतिक मृत्यु तक जितने वर्ष तक वो जीता है, उस वर्ष को जीवन काल यानी कि जीवन अवधि, जीवन समय कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। समझ गए? यहाँ पर देखिए, मेन पॉइंट दिया है, कंसेप्ट वाला पॉइंट ये है बेबी, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके शरीर के आकार,
बिल्कुल निर्भर नहीं करती है। यानी कि कोई भी जीव छोटा हो या बड़ा उसके शरीर पर, उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, उदाहरण में कौवा का दिया गया है और तोता का दिया गया है। उदाहरण में कौवा और तोता आकार में लगभग एक जैसे होते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एक जैसे होते हैं, लेकिन कौवे की जीवन काल 15 वर्ष तक होती है, जबकि तोते का जीवन काल 140 वर्ष होती है। देखिए, यहाँ पर कौवा भी है, यहाँ तोता भी है, दोनों का आकार लगभग सेम है, यानी कि लगभग दोनों का आकार बराबर ही है। लेकिन इसमें इसकी जीवन काल, कौवा का जीवन काल यानी कि कितने वर्ष तक जीता है, त्या का 15 वर्ष तक जीता है। और वहीं तोता की बात करें तो ये 140 वर्ष, यानी कि इससे 125 वर्ष ज्यादा जीता है। 125 वर्ष तोता से ज्यादा जीता है। समझ गए? चलिए, इसलिए इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव जीव के शरीर के आधार पर, सॉरी, किसी भी जीव का जीवन अवधि, जीवन काल जीव के शरीर पर निर्भर नहीं करती है। समझ गए? देखिए, यहाँ पर दिया होगा जीवन अवधि के बारे में, कौन कितने वर्ष जीता है। यहाँ पर देखिए, प्रमुख जीवों की जीवन अवधि, प्रमुख जीवों, एक मिनट, सॉरी, प्रमुख जीवों का जीवन अवधि दिया है, जिसमें से तितली यानी कि बटरफ्लाई का कितना होता है, 1 से 2 सप्ताह होता है। फल मक्खी यानी कि फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला का कितने दिन तक होता है, तो लगभग 30 दिन या 1 महीना तक होता है। फ्रूट फ्लाई और ड्रोसोफिला का, और मक्खी का बात केवल करेगा, जो मक्खी है तो 24 घंटे यानी कि 1 दिन तक जीवित रहती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये फल मक्खी है, वो होती है, वो मक्खी केवल होती है, मधुमक्खी नहीं, मक्खी। अगला देखिए, धान का पौधा कितने वर्ष तक जीता है, तो 3 से 4 महीना तक जीवन काल होता है उसका। गेहूं का पौधा कितने वर्ष तक जीवन काल होता है इसका, 4 से 5 महीना। गुलाब का पौधा कितने वर्ष तक होता है, तो 5 से 7 वर्ष तक जीवित रहता है। कौवा 15 वर्ष तक जीवित रहता है, जो कि मैंने पहले आपको पिक्चर में दिखाया था, फोटो में दिखाया था। कुत्ता कितने वर्ष जीता है, तो 20 से 25 वर्ष जीता है। गाय कितने वर्ष जीती है, तो 20 से 25 वर्ष गाय जीती है आपका। केला कितने वर्ष, केला का ट्री जो होता है, केला का पेड़ कितने वर्ष तक जीवित रहता है, तो 25, लगभग 25 वर्ष तक जीवित रहता है। वर्ष बिल्ली, अच्छा, बिल्ली का जीवन काल कितना होता है, तो 25 से 30 वर्ष तक होता है। 25 से 30 वर्ष यानी कि लगभग 30 वर्ष ही मानकर चलेंगे, 25 से 30 वर्ष, हाँ सही है। घोड़ा का कितना होता है, तो 60 वर्ष तक होता है। मगरमच्छ का पूछेगा तो 60 वर्ष तक ही होता है। इसमें कभी कभी हाथी का पूछ लेता है, तो हाथी का 80 वर्ष होता है। आप लोग लिख लीजिएगा कहीं भी, एक मिनट। हाथी का जो होता है 80 वर्ष जीवन काल होता है, 80 वर्ष, 80 वर्ष तक जीवन काल होता है इसका। यहाँ पर देखिए दिया गया है, हाथी का 60 से 90 वर्ष, यानी कि 80 वर्ष, 60 से 80, 90 वर्ष तक हो जाएगा। और तोता का 140 वर्ष, जो कि मैंने दिखाया आपको पहले ही। कछुआ कितना होता है, 100 से 150 साल, इतना तो कम है। ये लगभग 300 साल जीता है, कछुआ का 300 साल तक, याद रखिएगा। कछुआ 300 वर्ष तक जिंदा रहता है। बरगद का पेड़ का बात करें तो ये 200 से 300 वर्ष तक से भी अधिक जिंदा रहता है, ये बात सही है। बरगद का पेड़ उतना समय तक जीवित रह सकता है। चलिए, अगला क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा, अमर जीव का रहस्य दिया गया है कि जो जीव होते हैं अमर क्यों होते हैं। तो जैसे अमीबा के देख लीजिए, एक कोशिकीय जीव अमर माने जाते हैं क्योंकि इनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। जब ये बूढ़े होते हैं तो इनका शरीर स्वतः विभाजित होकर 2 जीवों में बदल जाता है, यानी 2 संतानों में बदल जाता है, जिससे इनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। यानी कि अमीबा क्या होता है,
कि एक अमीबा है वो जब बूढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए एक अमीबा है, ये जब आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, अब यानी केंद्रक को बड़ा करेगा, अब फिर बीच में से तोड़कर जब बूढ़ा होगा तब तोड़कर दो केंद्रक दो कोशिका में बदल जाएगा, यानी कि एक से दो बन गया किसी भी कारण से, या फिर प्राकृतिक हो सकता है या मानव निर्मित हो सकता है, कैसे भी हो, लेकिन ये दो हो जाता है। तो इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि ये अपने शरीर को दो भागों में बांट लेता है, इसलिए इनकी मृत्यु नहीं होती है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। चलिए तो अगला देखते हैं क्या दिया है, जनन के बारे में दिया है, इसका परिभाषा के बारे में जानते हैं। यह एक ऐसी अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यह एक ऐसी अनिवार्य जैविक प्रक्रिया यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी सजीव अपने ही समान एक छोटे जीव यानी सजीव को जन्म दे सकता है, ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे सकता है। यानी कि यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, यानी कि जीवों द्वारा करने वाला एक प्रक्रिया है, सजीवों द्वारा करने वाला एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सजीव क्या करते हैं, अपने ही समान छोटे संतति को जन्म देते हैं। तो ये छोटे नए संतति को जन्म देते हैं, तो उससे हम लोग जनन करते हैं। कभी-कभी परीक्षा में ये भी पूछता है कि जनन करना क्यों आवश्यक है, जनन करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतति को जन्म देता है, उससे हम लोग जनन कहते हैं। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो जनन का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या क्या दिया है, महत्वपूर्ण पॉइंट देखिएगा। तो पृथ्वी पर प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखना, हाँ यही बात सही है, यानी कि अपने प्रजातियों को निरंतरता बनाए रखना, एक मिनट रुकिएगा। हाँ तो चलिए, अपने संतति को बनाए रखने के लिए ये अपने प्रजाति को, या फिर क्या बोला मैंने, हाँ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये जीव अपने जनन करते हैं। तो पृथ्वी पर प्रजातियों की निरंतरता या अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही जीव जनन करते हैं। दूसरा दिया है, अपने वंश या पीढ़ी को लुप्त होने से बचाने के लिए। हाँ, लुप्त होने से बचाने के लिए अगर जनन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि इंसान कम हो जाएंगे, या कोई भी जीव होगा तो कम होने लगेगा, ऑटोमेटिक वो विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त के कगार पर होगा, क्योंकि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु तो हो जाएगा, उसका मृत्यु तो निश्चित है, उसका मृत्यु हो जाएगा। और जब आगे से जनन होगा ही नहीं, तो कैसे उसका अस्तित्व बना रहेगा, इसलिए वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। इसके कारण जीवों में विभिन्नता आती है जो जैव विकास के लिए जरूरी है। हाँ, यहाँ पर मेन पॉइंट है वेरिएशन का, जो कि समझिएगा। यहाँ पर जीवों में विभिन्नताएं आती है, इंसान को लेकर ही देख लीजिए, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है। क्यों? विभिन्नता के कारण। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव जनन करता है तो उसमें से 46 क्रोमोसोम आते हैं, यानी कि 23 मेल से 23 फीमेल से आती है। तो 23 क्रोमोसोम में ऐसा होता है कि कुछ होता है कि मेल का भी पार्ट आता है, कुछ फीमेल का भी पार्ट आता है, दोनों आता है। इसी कारण कभी कभी माता पिता का समान बच्चे हो जाते हैं। तो इसी कारण ये फिंगरप्रिंट या चेहरा सब भी भिन्नता हो जाती है, यानी कि कोई कुछ न कुछ जरूर बदलाव आता है। ये सब किसके कारण होता है? तो वेरिएशन यानी कि विभिन्नता के कारण होता है।
विभिन्नता के यानी कि मतलब कि कोई भी जीव विभिन्नता के कारण ही अलग होता है। कभी एग्जाम में पूछेगा कि कोई भी जीव भी अलग क्यों दिखते हैं, तो विभिन्नता के कारण दिखाई देते हैं। ये जो होता है जैव विकास के लिए जरूरी है, जैव विकास के लिए ये जरूरी है। अब जनन के प्रकार के बारे में जानेंगे, जो कि जनन के प्रकार नीचे दिया गया है। तो जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, जो कि इसका मुख्य पॉइंट दिया गया है। देखिए, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्य बिंदु दिया गया है। क्या दिया गया है? तो इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है। इसमें एक ही जनक से, एक ही पेरेंट से इसमें रिप्रोडक्शन हो जाता है। अगला क्या है? अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, इस प्रक्रिया में युग्मक का निर्माण नहीं होता। हाँ, इस प्रक्रिया में गैमेट का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अगला देखिएगा, इससे उत्पन्न होने वाली संतान आनुवांशिक और आकारिक रूप से हूबहू अपने माता पिता के जैसी होती है, जैसे वैज्ञानिक भाषा में क्लोन कहते हैं। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई भी संतति जन्म लेगा तो अपने माता पिता के समान या फिर हूबहू कॉपी या क्लोन, यानी कि उसका ही ट्रू कॉपी फिर से संतति होगा। इससे क्या होता है? इससे वेरिएशन नहीं आता है, यानी कि सारे जीव एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इससे विभिन्नताएं नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है। सभी जो जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें बहुत तेजी से होता है, जो कि लैंगिक जनन में बहुत टाइम लगता है, यानी कि बहुत जटिल और कठिन प्रक्रिया है लैंगिक जनन। देखिए, यहाँ पर दिया गया है लैंगिक जनन के मुख्य बिंदु के बारे में दिया गया है। इसमें सामान्यतः दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। दो विपरीत लिंग वाले, यानी कि नर और मादा इसमें भाग लेंगे तभी लैंगिक जनन होगा, या फिर नर और मादा जब लैंगिक जनन भाग में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, जब ये दोनों रहेंगे तभी लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक का निर्माण उसके संलयन यानी कि निषेचन अनिवार्य के रूप में होता है, यानी कि उसमें पहले युग्मक बनेगा। युग्मक का निर्माण कैसे होगा? तो संलयन से, यानी कि संलयन से होगा, निषेचन से होगा। निषेचन से स्टार्ट होगा उनकी प्रक्रिया। चलिए, अगला दिया है, इससे उत्पन्न होने वाली संतान माता पिता से भिन्नता युक्त होती है, यानी कि जो भी इस अलैंगिक जनन से कोई भी जीव जन्म करेगा तो उसके संतान यानी कि उसके बच्चे में वेरिएशन यानी कि विविधता देखने को मिलेगी, यानी कि विभिन्नता देखने को मिलेगी, यानी कि कुछ अलग देखने को मिलेगा। समझ गए? तो चलिए, अगला पॉइंट है आपका अलैंगिक जनन के प्रकार। एक मिनट, अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में क्या दिया है? टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन के प्रकार। निम्न जीवों में सरल संरचना होने के कारण अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां पाई जाती है, यानी कि जो जीव दिया गया है नीचे उसमें सरल संरचना होने के कारण, सरल यानी कि आसान संरचना होने के कारण उसमें अलैंगिक जनन की विधियां पाई जाती है। कौन कौन सा जीव दिया गया है वो नीचे हम लोग देखेंगे। पहला दिया गया है विखंडन। विखंडन द्वारा किस किस जीव में आपका होता है जनन। तो देखिए, फ्यूजन के द्वारा किस में होता है? तो फ्यूजन के द्वारा जब एक नर
जब एक जनक कोशिका यानी कि पेरेंट सेल जब एक पेरेंट सेल समसूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है और प्रत्येक भाग एक नया जीव बनाता है, तो इसे विखंडन कहते हैं। कोई भी जीव होगा जब वो समसूत्री विभाजन करके दो भागों में बट कर या कट कर या टूट कर दो भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक दोनों भाग एक नया जीव बनाता है, तो उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। इसके मुख्य दो प्रकार नीचे दिए गए हैं। द्विविभाजन एक है और दूसरा दिया गया है बहुविखंडन। एक है बाइनरी फ्यूजन, एक है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, इसमें अनुकूल परिस्थिति में जनक जीव का शरीर दो बराबर भागों में पड़ता है। सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है, जिसको हम लोग क्रायोकिनेसिस कहते हैं और फिर कोशिका द्रव्य होता है विभाजित, तो जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्रायोकिनेसिस और साइटोकाइनेसिस यानी कि जो अनुकूल परिस्थिति में होगा, जो जीव जनन करेगा, जो अनुकूल परिस्थिति जो कि उसके वातावरण में सहने योग्य होगा परिस्थिति, तो उसमें अगर करेगा, उसमें आपको करेगा दो बराबर भागों में बटेगा, तो उसमें क्या होगा, दो बराबर भागों में बटेगा तो विभाजित केंद्रक विभाजन होगा, तो क्रायोनेसिस और कोशिका द्रव्य में बटेगा, तो उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जिसके उदाहरण में आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, और भी हो सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया है बहुविखंडन मल्टीपल फ्यूजन। प्रतिकूल यानी कि कठिन परिस्थिति में जीव अपने चारों ओर एक मजबूत त्रिप्रतीय एक दीवार बना लेता है, यानी कि तीन प्रत्यय, यानी कि अपने शरीर को इतना सिकुड़ाता है कि उसका शरीर 3 लेयर में बढ़ जाता है, यानी कि 3 लेयर का चढ़ जाता है, 3 लेयर में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग सिस्ट यानी कि पुटी कहते हैं उसको। इस प्रक्रिया को पुटी भवन कहते हैं। और 3 परतों में बढ़ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुटी भवन यानी कि साइटोसन कहते हैं, यानी कि पुटी भवन कहते हैं। इसके अंदर केंद्रक कई बार विभाजित होकर सैकड़ों छोटे छोटे जीव में बनता है। केंद्रक क्या होता है इसमें कि एक दो बार या नहीं बढ़ता नहीं है, इसमें कई बार अनेकों बार विभाजित होकर सैकड़ों जीव में बनता है। समझ गए, सैकड़ों जीव में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है प्लाज्मोडियम। ये कहाँ पर रहता है प्लाज्मोडियम परजीवी, तो मलेरिया जो रोग होता है उसमें जो जीवाणु होता है ये प्लाज्मोडियम होता है, जो कि क्या करता है, तो अपने शरीर को अनेक भागों में बांट देता है। अनेक भागों में बांटकर ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा यानी परेशानी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब करने में मदद करता है। तो कौन परजीवी, तो प्लाज्मोडियम परजीवी, जिसको मलेरिया परजीवी के नाम से भी जानते हैं। और संकट के समय अमीबा भी करता है ये जीव, ये जनन, बहुविखंडन, पुटी भवन, ये जो होता है कि आपका किस समय करता है, संकट के समय, यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति में ये करता है अमीबा भी। मुकुलन के बारे में समझते हैं। इस विधि में जनक जीव के शरीर पर एक छोटा सा बाह्य उभार या कली निकलती है। यह कली धीरे धीरे जनक के शरीर से ही पोषण लेकर बड़ी होती है और अंत में मुख्य शरीर से अलग होकर एक स्वतंत्र नया जीव बना लेती है। यानी कि इसमें क्या होता है, मुकुलन में आपका क्या होता है कि जो जनक रहता है, जनक यानी कि पेरेंट सेल जो होता है, उस पर एक छोटा सा कट लगता है या उभार आता है। उभार यानी कि मानकर चले कि छोटा सा कट ही लगता है, यानी कली निकल कर आती है वहां से। तो कली क्या होता है, धीरे धीरे अपने जनक से पोषण प्राप्त करेगा, पोषण प्राप्त करके धीरे धीरे वो बड़ा होकर के अपने पेरेंट से अलग होकर एक नया जीव बना लेता है।
नया जीव बना लेता है, जो किसके कारण होता है? बडिंग के कारण, यानी कि मुकुलन के कारण होता है। चलिए आगे, एक मिनट रुकिएगा। आज हम लोग ईस्ट तक यहीं पर रखने देंगे। ईस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ईस्ट क्या होता है? तो एक कोशिकीय कवक होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ईस्ट में मुकुलन कैसे होगा? यहाँ पर दिया गया है कैसे होगा। इसमें विभाजन असामान्य होता है, यानी कि इसमें विभाजन असामान्य है, यानी कि किसी की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें असामान्य निरंतर होते रहता है, ये विभाजन होता रहता है। ये छोटी कलियां मुख्य कोशिका से जुड़ी रहकर बाद में अलग हो जाती है। इसमें भी वैसे होता है, जो कली होती है, छोटी छोटी कलियां होती है, पहले अपने जनक से ही जुड़ी रहती है, फिर बाद में क्या होता है, वो अलग होकर एक नया जीव बना लेती है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका मिल जाएगा आपको नोट्स। अगर अभी तक आपने हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 को बायोलॉजी का पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।